नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपने कल जो था वो पाचन के बारे में अपने थोड़ा पढ़ा कि मनुष्य के अंदर जो पाचन होता है वो कहाँ से होता है, यानी कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड उसका होता है और किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी ग्रंथियां जो है वो इसके अंदर भूमिका निभाती है, इनके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहला जो था वो आमाशय के अंदर जो है था वो पाचन होता था, जहाँ पे ग्लैंड मिलती थी। जठर ग्रंथि जो थी वो अपने में से जठर रस का स्त्राव करती थी और जठर रस का स्त्राव के कारण उसके अंदर तीन तरह के कंपोनेंट होते थे, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, HCl जो है वो कौन सी सेल से निकलती, ऑक्सीटिंग सेल से निकलती थी। ठीक है, इसी तरह से आपको फिर अपन ने छोटी आंत के बारे में पढ़ा कि वहां पे अंदर आंतरिक सतह पे विली जो होती है, दीर्घ रोम उंगली नुमा उभार नृत्य जो अवशोषण के क्षेत्रफल को क्या करते थे, बढ़ाते थे। ठीक है, फिर अपन अवशोषण जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता था, बड़ी छोटी आंत के अंदर। उसके बाद में अपन ने बड़ी आंत के बारे में देखा, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में देखा, लीवर के बारे में देखा। ठीक है, और इसके बारे में जो अपन ने पढ़ा कि भाई जो अपचित भोजन होता है वो रेक्टम में रहता है और रेक्टम से वहां से बाहर निकल जाता है। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है श्वसन तंत्र। मानव के अंदर श्वसन तंत्र कैसा होता है। वैसे तो श्वसन के बारे में अपन ने पहले भी बहुत जो पादप के लिए जब पढ़े थे तो पादपों के अंदर अपन ने श्वसन पढ़ा था, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी थी, क्रेब्स साइकिल पढ़ा था। ठीक है, ETS पढ़ा था। आज सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें जो है वो तंत्र होता है, इसलिए तंत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे कि मानव का श्वसन तंत्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है और क्या क्या उसके अंदर क्रियाकलाप होते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र जिसको बोलेंगे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे, रेस्पिरेशन। अच्छा, श्वसन आपको मैंने पहले भी बताया था कि श्वसन के दौरान, श्वसन एक प्रक्रिया है जिसके दौरान जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, और उस ऑक्सीकरण के दौरान क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, श्वसन के माध्यम से होता है। श्वसन जो है वो क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पादप जंतु जो होते हैं उनके अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और उनके दौरान ही क्या बनती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीकरण द्वारा खाद्य पदार्थों से रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। रासायनिक ऊर्जा मुक्त करना श्वसन कहलाता है। रासायनिक पदार्थ होता है, यानी रासायनिक पदार्थ, उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को अपन जो होते हैं वो ATP के रूप में संश्लेषित करते हैं। ठीक है, किसके रूप में, ATP के रूप में। और इस रासायनिक पदार्थों का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है अपने को, ऑक्सीजन। ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे श्वास लेते हैं तो श्वास क्या करता है, जैसे अपन श्वास ले रहे हैं तो श्वास अपने टेम्परेचर को, उष्मा बाहर निकलती है इसके दौरान। ठीक है, उष्मा जो होती है वो बाहर निकलती है और उष्मा बाहर निकलने के कारण, ठीक है, अपने शरीर का जो तापमान होता है वो निश्चित बना रहता है। और दूसरा कारण होता है अपने ब्लड का जो फ्लो करता है शरीर के अंदर, वो भी क्या करता है, शरीर को तापमान निश्चित करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण के दौरान क्या निकलती है, उष्मा भी निकलती है। प्राणियों के अंदर जो प्राणी होते हैं अलग अलग, उनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया भी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो श्वसन जो होता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करना जो होता है वो उनके सतह के द्वारा होता है, यानी मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर जो होता है उनके अंदर क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। जो जलीय जीव होते हैं उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोम या गिल्स बोलते हैं उनको, वो पाए जाते हैं। उनके द्वारा जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं और उसी ग्रहण की हुई ऑक्सीजन के कारण फूड का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और CO2 बनती है। तो यहाँ पे जो विसरण जो विधि द्वारा या ऑस्मोसिस विधि द्वारा, ठीक है, सॉरी, विसरण की विधि द्वारा क्या होता है, यहाँ पे परिवहन होता है किसके द्वारा, क्लोम के द्वारा। ठीक है, क्लोम से अंदर आएगी, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है वो उसमें ली जाएगी। ठीक है, क्लोम क्या होते हैं, ये एक दरारें होती है। ठीक है, जो मछलियों के अंदर जो पाई जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर ये गिल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे, श्वसन में भागीदारी निभाते हैं। अपने अंदर जो होते हैं वो नोज होते हैं, उसी तरह से
अपने लंग्स होते हैं, ठीक है, और नोज से अपन ले रहे हैं, ठीक है, लंग्स में जा रही है, तो लंग्स नहीं होके उनमें क्या होता है, लंग्स की जगह क्या होता है, क्लोम पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके अंदर ट्रैकिया मिलता है, यानी ऊतकों से कुछ ट्यूब निकलती है, वो सतह पे खुलती है और सतह पे क्या होता है, उस ट्यूब के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन का या CO2 का आदान प्रदान होता है। और जो थर्ड फोर्थ जो है वो है फेफड़े द्वारा, यानी अपने जो होता है, अपन जो श्वसन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग जो है जीवों में अलग अलग प्रकार के श्वसन के लिए अलग अलग तरह के क्या मिलते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं। पहला है, शरीर में सामान्यतः प्राणियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान हेतु निम्न संरचना पाई जाती है, ठीक है। जो भी प्राणी होते हैं उनके अंदर अलग अलग सतह मतलब संरचनाएं होती है। जैसे शरीर के अंदर सामान्य सतह द्वारा, यानी पहला जो है वो कौन से द्वारा, सतह के द्वारा, यानी सरफेस के द्वारा, सरफेस से जो जलीय और अर्धजलीय, जो जल में रहते हैं, आधे जल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वातावरण में रहने वाले जीवों में गैसों का आदान प्रदान सामान्यतः सतह द्वारा होता है। कहां से होता है, सतह के द्वारा होता है। जैसे अमीबा है, स्पंज है, मेंढक में भी स्किन के द्वारा होता है, ध्यान रखना, मेंढक में किसके द्वारा होता है, स्किन के द्वारा, ठीक है। और बाहर जो मेंढक पानी से बाहर रहता है, मेंढक हमेशा अपने अंडे जो होते हैं वो पानी में देते हैं, ठीक है, यानी उनके निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो पानी के अंदर होती है, ठीक है। तो वहां पे जब लार्वा निकलता है तब उसमें स्किन के द्वारा क्या होगा, रेस्पिरेशन होता है। उसी तरह से क्लोम, क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। आप अगर फिश को देखने जाओ, तो आप यहां देखोगे इस तरह से कुछ गिल्स मिलते हैं, ठीक है। ये गिल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है, तो इनको बोलेंगे अपन गिल्स। ये गिल्स जो कई जंतुओं के अंदर ये जो होते हैं, या मछलियों के अंदर देखेंगे तो ये ढके हुए जो होते हैं जिसको ऑपरकुलम कहते हैं, ऑपरकुलम से ढके हुए रहते हैं। कईयों में क्या होता है, ऑपरकुलम नहीं पाया जाता, खुले भी मिलते हैं। इस गिल्स में क्या होता है, ये सीधे अंदर की तरफ खुलते हैं, दरारें होती है, और दरार जो होती है वो अंदर की तरफ खुलती है। जब जल इनके अंदर से होके गुजरेगा तो जो जल के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो यहाँ से वो ले ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ गिल्स के द्वारा क्या हो रहा है, श्वसन हो रहा है। तो गैसों के विनिमय के लिए विशिष्ट अंग होते हैं जिनको क्लोम कहा जाता है, हिंदी में इसको क्लोम कहा जाता है, इंग्लिश में इसको गिल्स कहा जाता है। द्वारा प्राणियों में जलीय जीवों के अंदर ये श्वसन जो होता है, ऑक्सीजन क्लोम के द्वारा ग्रहण की जाती है तथा CO2 बाहर निकल दी जाती है। मछलियों के अंदर क्लोम गिल्स दरारें पाई जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, गिल्स दरारें पाई जाती है मछलियों के अंदर, और यहां से क्या होता है, इनके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इनके अंदर मछलियां आती है, कुछ मोलस्का आते हैं और आर्थ्रोपोडा आते हैं। आर्थ्रोपोडा जो पानी के अंदर रहते हैं वो इनके अंदर आते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और मछलियां जो होती है उनके अंदर ये क्या पाई जाती है, संरचना गिल्स पाई जाती है। तो पहले तो होती है सतह द्वारा, दूसरे प्राणियों के अंदर होती है, कुछ प्राणियों के अंदर क्लोम के द्वारा भी होती है, कुछ प्राणियों के अंदर ट्रैकिया मिलता है या श्वास नली मिलती है। कीटों के अंदर, ये मोस्ट ऑफ कीटों के अंदर होता है, और कुछ मछलियों के अंदर गैसों के विनिमय के लिए पतली साकित ऊतकों तक फैली नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं। ध्यान रखना, ये नलिकाएं होती है, और नलिका जो होती है वो ऊपर की तरफ ऊतकों से निकलती है, और ये साकित होती है, इस तरह से ऊतकों से निकलेगी और सतह पे ये खुलती है, क्या होती है, सतह पे खुलती है, और यहां से ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं। ट्रैकिया तंत्र का निर्माण करती है जो ऑक्सीजन और CO2 को ऊतकों तक पहुंचने के बाद निकालने का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कीट, कीटों के अंदर आपको याद रखना, कीटों के अंदर जो होता है श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया के द्वारा होता है। मछलियों के अंदर जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है, या जलीय जीवों के अंदर गिल्स के द्वारा होता है, और कुछ एक में स्किन के द्वारा भी होता है जैसे मेंढक है, अमीबा है, ठीक है, इनके अंदर कैसा होता है, स्किन के द्वारा भी होता है। तो ये था श्वसन के बारे में, जिनके अंदर अपन ने सतह के बारे में पढ़ा, क्लोम के बारे में पढ़ा, और श्वास नली के बारे में पढ़ा। लास्ट जो है वो फेफड़े है, यानी लंग्स है। लंग्स जो होते हैं वो कशेरुक जो होते हैं, कशेरुक के अंदर जो होते हैं, जो वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। कॉर्डेटा के अंदर जो होते हैं वहां पे उनके अंदर जो क्या पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, और लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और क्यूब कीटो यहाँ पे जो इनको ले जाने के लिए, ऑक्सीजन और CO2 को ले जाने के लिए इनके अंदर क्या मिलता है कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलता है जो इनको लेके जाता है, ठीक है।
तो सभी कशेरुकों में श्वसन हेतु क्या पाए जाते हैं? फेफड़े पाए जाते हैं सभी कशेरुक प्राणी में। ऐसा कशेरुक प्राणी वे प्राणी होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और वही नोटोकॉर्ड आने वाले मतलब भ्रूणीय अवस्था के बाद में, ठीक है, वो किस में बदल जाती है? वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर या कशेरुक दंड के अंदर बदल जाती है। तो वे प्राणी क्या कहलाते हैं? कशेरुकी कहलाते हैं। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। फेफड़ों द्वारा CO2 और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन यानी श्वसन वर्णक में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, ठीक है, जो रुधिर के अंदर पाया जाता है RBC के अंदर, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में मदद करता है। यानी इनको ले जाने का काम या लाने का काम जो होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, वो इसको इसलिए इनको क्या बोला जाता है? श्वसन वर्णक भी बोला जाता है। यानी श्वसन वर्णक आए, ठीक है, तो जो है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। कौन है? हीमोग्लोबिन। किसमें मिलता है? RBC के अंदर। कहां पे मिलता है ये? RBC के अंदर। RBC रेड ब्लड सेल, ठीक है, इनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये श्वसन तंत्र था। श्वसन तंत्र के अंदर अपने सबसे पहले इसकी परिभाषा देखी। परिभाषा में ये था कि भाई फूड का ऑक्सीकरण होना। वैसे अपन ये टॉपिक जो है वो पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फूड का जो ऑक्सीकरण होता है उसके द्वारा क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ठीक है, जो मुक्त होती है, और यही ऊर्जा जो होती है वो क्रियाकलाप में कार्य उपयोग में आ जाती है। फिर होता है श्वसन के लिए कुछ विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जीवों के अंदर। कुछ में जो सतह के द्वारा होता है, जैसे अमीबा है, स्पंज है, मेंढक है, क्लोन के द्वारा मछलियों के अंदर है। ठीक है, ट्रैकिया के द्वारा कीटों के अंदर है। ठीक है, और फेफड़ों के द्वारा कशेरुक जो प्राणी होते हैं उनके अंदर होते हैं। ये अपना एक श्वसन तंत्र का डायग्राम आपके सामने लाया है। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि सबसे पहले जो है वो नासा द्वार है। ठीक है, इसको बोला जाएगा, अगर नहीं दिख रहा मैं लिख देता हूं, नासा द्वार। ठीक है, फिर नासा द्वार नीचे जो होती है मुख गुहा है, ग्रसनी है। ठीक है, और इसको बोला जाता है कंठ। कंठ को बोला जाता है लैरिंग्स। ठीक है, क्या बोला जाएगा? कंठ को लैरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, फिर होती है उपास्थि वलय। उपास्थि वलय, ठीक है, जिनको बोला जाएगा रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ कार्टिलेज बोला जाता है। फिर ये वाली जो है वो ट्रैकिया कहलाता है। ये वाला क्या कहलाता है? ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं अपन श्वास नली। श्वास नली, जिसको बोलते हैं अपन ट्रैकिया। क्या बोलेंगे अपन? ट्रैकिया, श्वास नली। ठीक है, श्वास नली के बाद में ये दो भागों के अंदर बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं अपन श्वसनी, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या बोला जाता है इसको? ब्रोंकाई, श्वसनी, श्वसनी। ठीक है, फिर श्वसनी जो होती है वो आगे जाके कई भागों के अंदर बढ़ जाती है, जिसको बोला जाता है श्वसनिका। श्वसनिका, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रोंकाइलस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाइलस। ठीक है, ये श्वसनिका होती है। ये गिरी हुई रहती है रिब्स से, इनको पसलिया बोला जाता है। नीचे एक पर्दा होता है जिसको बोलते हैं अपन डायफ्राम। क्या बोला जाता है? डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। फिर ये पसलियों से गिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग इसके भाग है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो नासा द्वार होता है। ठीक है, जहां से अपन श्वास लेते हैं, नाक, ये नजल पासेज होते हैं। ठीक है, नासा द्वार, ये नोस्ट्रिल है, नोज है। ठीक है, और नासा छिद्र, नासा छिद्र जो होता है वो नासा द्वार के अंदर खुलता है। नासा द्वार जो होता है वो अंदर जाता है। अंदर जाके ये जो कॉमन पाथवे होता है जिसको बोला जाता है ग्रसनी, जिसको बोला जाता है ग्रसनी। फेरिंग्स बोलते हैं उसको। फेरिंग्स जो कॉमन पाथवे होता है ग्रसनी का, उसको बोला जाता है फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के नीचे आता है सीधा कंठ। कौन आता है? कंठ। कंठ से थोड़ा नीचे जाते हैं तो वहां पे आता है अपने ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं अपन श्वास नली।
श्वास नली जो होती है वो आगे चल के दो भागों के अंदर बढ़ जाती है, जो प्रत्येक लंग्स में जाती है, एक राइट में जाती है, एक लेफ्ट में जाती है, ठीक है। तो वहां पे जब दो भाग हो जाते हैं तब इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई जो होती है वो अलग अलग शाखाओं के अंदर बढ़ती है, ठीक है, जिनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है, ये नामों से जाना जाता है। यानी पहली बनती है उसको प्राथमिक बोलेंगे, दूसरी बनेगी उसको द्वितीय बोलेंगे और तीसरी जो बनेगी वो क्या बोलेंगे? तृतीय ब्रोंकाई या श्वसनी कहा जाता है। फिर वही श्वसनी जो होती है वो आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, तो उनको बोला जाता है श्वसनिका। क्या बोला जाता है? श्वसनिका, ठीक है। यानी पहले बड़ी जो है वो है ट्रैकिया, श्वास नली है। श्वास नली के दो भाग जो हुए वो क्या हुए? श्वसनी, ठीक है, जिसको बोला जाता है अपन प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। पहली वाली जो बनेगी वो प्राथमिक है, दूसरी बनेगी वो द्वितीय है और फिर तीसरी बनती है वो तृतीय। फिर जो होती है फिर ये अलग अलग छोटी छोटी शाखाओं के अंदर खुल जाती है, बढ़ जाती है, जिसको बोला जाता है क्या? श्वसनिका। क्या बोला जाता है? श्वसनिका। और श्वसनिका जो होती है वो अंत में जाके एक बैलून या गुब्बारे नुमा संरचना के अंदर खुलती है, जिसको बोला जाता है एल्वोलाई या बोला जाता है वायु कोश या वायु कुपिका। ये है वायु कोश, जिसको बोला जाता है एल्वोलाई। क्या बोला जाता है? एल्वोलाई, ठीक है। तो ये इनके क्रम है, ठीक है। बाबा इसमें जैसे ये हो गया आपका ट्रैकिया, ये इसके दो भाग जो हो गए, ठीक है। फिर इसके और भाग हो गए, फिर इसके और भाग हो गए, फिर ये छोटी छोटी शाखाओं के अंदर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फिर ये बैलून जैसी संरचना में अंदर खुलती है। इसको बोलते हैं श्वास नली, ठीक है। इसको बोला जाता है श्वसनी। अब ये पहली है तो इसको बोलेंगे प्राथमिक, इसको बोला जाता है द्वितीय, श्वसनी, इसको बोला जाता है तृतीय श्वसनी, ठीक है। इसको बोला जाता है जो छोटी छोटी बनी है इसको बोला जाता है क्या? श्वसनिका, श्वसनिका। और श्वसनिका जो खुलती है इसको बोला जाता है वायु कोश, वायु कुपिका। कुपिका तो पहली श्वास नली, फिर उसका श्वसनी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, श्वसनिका और वायु कुपिका, ये इसके नामकरण होते हैं, ठीक है। तो श्वसनी सबसे बड़ी, फिर दो भागों में बटी, क्या होगी? श्वसनी, सॉरी श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी में भी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तृतीय के बाद में ये छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? वायु सॉरी ये श्वसनिका। और श्वसनिका अंत में जाके किसमें खुलती है? वायु कुपिका के अंदर खुलती है, ठीक है। तो वायु कुपिका के अंदर गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो वायु कुपिका के अंदर होता है। कुपिका जो होती है वो अंगूर के समान, गुच्छे के समान दिखाई देती है, ये होती है कुपिका। एल्वोलाई बोला जाता है, ठीक है। एक को बोल देंगे एल्वोलस और बहुत सारी होती है तो एल्वोलाई, ये एल्वोलाई है। इस तरह की अपने को श्वसनिका, ये श्वसनिका है, ये देखो श्वसनिका, ये अंत में जाके गुब्बारे नुमा संरचना के अंदर खुलती है, जिनको बोला जाता है क्या? एल्वोलाई। एक होता है स्वातन, जिसको बोलते हैं अपन ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो होता है वो होता है श्वास लेना, ठीक है। श्वास लेने में क्या होगा? ऑक्सीजन जो हो जाएगी और CO2 बाहर आएगी, इसको बोला जाता है श्वास लेना। ये रेस्पिरेशन का यानी श्वसन का एक भाग है, श्वसन का भाग है, ठीक है, जिसको बोलेंगे पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, ठीक है। श्वसन का एक क्या है? भाग है। गैसों का शरीर के अंदर लेना, शरीर के बाहर छोड़ना, इसको स्वातन बोला जाता है, स्वातन, ठीक है। स्वातन का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ठीक है। स्वातन एक भौतिक प्रक्रिया है, इसमें देखो खाली ऑक्सीजन ली और CO2 छोड़ी है, तो ये कैसी है? भौतिक प्रक्रिया है श्वास लेना, ना कि रासायनिक है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन को लेना, O2 को खाली लेना और CO2 को क्या करना? छोड़ना,
ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है अपने श्वसन बोला जाता है। तो ये भौतिक प्रक्रिया है। सामान्यतः श्वसन में 15 से 16 बार प्रति मिनट अपन एक मिनट के अंदर 15 से 16 बार क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि अपन श्वास की दर जो होती है पर मिनट कितनी होती है, तो 12 से 16 बार होती है। ठीक है, कठिन जब परिश्रम करते हैं अपन, कोई काम कर रहे हैं, तब ये कितनी बार हो जाता है, 25 पर मिनट हो जाता है। जैसे अपन कोई दौड़ रहे, भाग रहे, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, या कोई काम कर रहे हैं, तो अब अपनी रेस्पिरेशन जो रेट होगी वो बढ़ जाती है इस बार। और सामान्यता है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन रेट इसलिए बढ़ती है क्योंकि अपने काम हो रहा है, तो काम क्या कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी तो अपने को और एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत को पूरा करने के लिए अपन ब्रीथिंग रेट जो होती है वो बार बार क्या हो जाती है, बढ़ती है। ठीक है, जब अपन कोई कार्य करते हैं या परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम के वक्त कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। सोते हुए जब सोते हैं तब अपन रेस्ट में सॉरी रेस्ट में होते हैं, और रेस्ट के अंदर अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो होती है वो कितनी हो जाती है, 10 बार प्रति मिनट के में होती है। ठीक है, तो सामान्यतः 12 से 16 बार है, जब परिश्रम करते हैं तो 25 बार है। ठीक है, और जब अपन सोते हैं तब कितनी बार होती है, 10 बार। ठीक है, प्रति मिनट का हिसाब है। ठीक है, तो प्रति मिनट 12 से 16 बार है सामान्यतः। ठीक है, जब परिश्रम करते हैं तो 25 बार, और उससे ज्यादा अपन करेंगे तो जब सोते हैं तो क्या होता है, ये 10 से प्रति मिनट हो जाती है, यानी अपन 10 बार श्वास करते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने देखा क्या, इस स्लाइड के अंदर अपन ने श्वसन के जो तंत्र के कुछ भाग पढ़े। भाग के अंदर अपन ने देखा कि सबसे पहला जो होता है वो नासा द्वार होता है। नासा द्वार जो होता है वो जो बाहर की तरफ खुलता है नासा छिद्रों के द्वारा, तो वहां से ये खुलता है। नासा छिद्र जो होते हैं, ठीक है, वो अंदर की तरफ जाते हैं, और सबसे जो होता है वो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के यहाँ मिलते हैं। ठीक है, जिसको ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी जो आगे जाके जो होती है वो कंठ के अंदर खुलती है। कंठ जो होता है वो ट्रेकिया के अंदर खुलता है। ट्रेकिया जो होता है वो आगे जाके किसके अंदर, जो श्वास नली होती है उसको ही ट्रेकिया बोला जाता है। वो आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है, जिनको ब्रोंकाई या श्वसनी कहा जाता है। ठीक है, श्वसनी जो होती है वो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय हो जाती है। अंत में जाके वो छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है, जिसको श्वसनिकाय बोला जाता है या ब्रोंकाइलस बोला जाता है। ब्रोंकाइलस जो होता है या श्वसनिकाय जो होती है वो छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना के अंदर खुलती है। ठीक है, जिनको एल्वोलाई या वायु कुपिका कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो वायु कुपिकाओं के अंदर होता है, याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट है। गैसों का आदान प्रदान कहां पे होता है, गैसों का आदान प्रदान वायु कुपिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, तो गैसों का आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफ द गैसेज कहां पे होती है, वायु कुपिका के अंदर होता है। ठीक है, तो इस स्लाइड के अंदर अपन ने ये लिया ऑक्सीजन का लेना। श्वसन क्या है, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, ये श्वसन कहलाता है। इसको ब्रीथिंग कहा जाता है, श्वास लेना कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये भौतिक प्रक्रिया है, इसमें रासायनिक प्रक्रिया कोई नहीं है। रासायनिक प्रक्रिया जो होगी वो श्वसन का भाग होगा। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ब्रीथिंग जो है वो क्या है, एक श्वसन का भाग है। ठीक है, कि जब श्वसन पूरा प्रोसेस होता है उनके द्वारा ये क्रिया होती है। ठीक है, ऑक्सीजन अपन लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, ये क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, और ये श्वसन का एक भाग होता है। फिर है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी है, जीवों के अंदर होने वाली एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है अपने अंदर। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूटता है, यानी उसका ऑक्सीकरण होता है, और उससे क्या बनती है, CO2 बनती है, हाइड्रो वाटर बनता है, और क्या बनती है, ATP बनती है। ATP जो होती है वो 38 या 36 हो सकती है। ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है या विघटन होता है या टूटता है, टूटना। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या हुआ, टूटना, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ATP का निर्माण होता है, और यही ATP से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या देख लो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, टूट रहा है, और इससे जो बनती है वो क्या बनती है, CO2 बनती है, और पानी बनता है, और क्या बनती है, ATP बनती है। तो ग्लूकोज से ये सारी चीजें हो रही है। तो टूटता कौन है, ग्लूकोज। ठीक है, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। बनता क्या है, एक तो CO2 बनती है, प्लस क्या बनता है, जल बनता है।
और प्लस ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में। एटीपी आपको पहले भी बता जा चुका है कि एटीपी जो है वो क्या है, एक ऊर्जा का करेंसी है, जो ऊर्जा को मुद्रा कहा जाता है इसको। ठीक है, ये ऊर्जा को जो है वो एटीपी के रूप में क्या रहती है? संचित रहती है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति का भार में कमी आती है, सीधी सी बात है, उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, उष्मा बाहर निकलती है, ग्लूकोज टूटता है, तो व्यक्ति के भार में क्या आएगी? कमी आती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। श्वसन से व्यक्ति के भार के अंदर क्या आती है? कमी आती है। श्वसन की प्रक्रिया 4 चरणों के अंदर अपन होती है। ठीक है, पहला होता है बाह्य श्वसन, दूसरा जो होता है वो आंतरिक श्वसन, और तीसरा जो होता है वो कोशिकीय श्वसन, और चौथा जो होता है उसका परिवहन। ये 4 प्रक्रिया या 4 चरणों के अंदर होती है। ठीक है, पूरा श्वसन जो होता है वो 4 चरणों के अंदर कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या करते हैं? पहले होता है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब ये है, बाह्य श्वसन का मतलब अगर फेफड़े, ठीक है, और रक्त में या रुधिर में, जिसको अपन कह सकते हैं ब्लड, और फेफड़ों को कह सकते हैं अपन लंग्स, जो बाहर से अपन हवा आई है, ऑक्सीजन आई है, ठीक है, तो या O2, ठीक है, ये अंदर जाएगी, और यहां से जो CO2 जो है वो बाहर आती है। ठीक है, तो CO2 जो होती है वो बाहर आती है, ऑक्सीजन जो होती है वो क्या जाती है? अंदर जाती है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है वो किन के बीच में? फेफड़ों के बीच में और रुधिर वाहिनियों के बीच में होता है। तो ये बाह्य श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन। ठीक है, तो बाह्य श्वसन में क्या हो रहा है कि वातावरण से फुफ्फुस तक अर्थात फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य श्वसन कहलाता है। आंतरिक श्वसन जो होता है वो होता है रक्त और शरीर के अन्य ऊतकों के बाद। अब ये ऑक्सीजन जाती है वो ऊतकों के पास में जाती है। कहां पे जाती है? ऊतकों के पास में। ऊतकों और रक्त के बीच में, रक्त के बीच में या रुधिर के बीच में जो आदान प्रदान होता है गैसों का CO2, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और CO2, इनका जो आदान प्रदान होगा, ठीक है, वो कहलाएगा क्या? ये जो ऑक्सीजन और CO2, इनका जो ऊतकों के बीच में, रक्त के बीच में आदान प्रदान है, या फेफड़ों और रक्त के बीच में हो रहा है। यहाँ पे किसके बीच में होता है? ऊतकों और रक्त के बीच में। ठीक है, तो यह फुफ्फुस और रुधिर वाहिनी, ठीक है, यहाँ पे होता है ऊतकों के अंदर और रुधिर के अंदर, रक्त और ऊतकों के अंदर होता है। रक्त और ऊतकों के अंदर परिवर्तन होता है, यानी परिवहन होता है, एक्सचेंज होते हैं। कोशिकीय श्वसन जो होता है वो होता है कोशिकाओं के अंदर उपस्थित ग्लूकोज का, जो ये वाला जो है, ये कोशिका के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कोशिकीय श्वसन। ये क्या है? कोशिकीय श्वसन है। ये कोशिकीय श्वसन है। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज में ऑक्सीजन तोड़ा जाता है, जिसे CO2 ATP के रूप में बाहर निकलती है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसको कोशिकीय श्वसन कहलाता है। यानी ऊपर वाला जो ये प्रोसेस है ये किस में आता है? कोशिकीय श्वसन के अंदर आता है। तो श्वसन के 4 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, कोशिकीय श्वसन, और लास्ट वाला जो है वो परिवहन है। कौन सा है? परिवहन। ठीक है, तो बाह्य श्वसन किसके बीच में होगा? फेफड़ों के बीच में और रुधिर के बीच में। आंतरिक श्वसन जो होता है वो किसके बीच में होता है? अपन कह सकते हैं कि भाई अब रक्त के बीच में और ऊतकों के बीच में। कोशिकीय श्वसन कोशिका के अंदर जो होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ठीक है, इसको अपन देख सकते हैं जैसे, और कोशिकीय श्वसन जो होता है वो होता है कि ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ठीक है, और ये किसमें जो होता है? CO2 और ATP के रूप में इसको निकलता है, और इसमें क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। परिवहन, परिवहन में देखेंगे आप, परिवहन के अंदर तो शरीर के अंदर 97% जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन।
कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन अभी बताया था आपको आरबीसी के रूप में, ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है। और 3% जो ऑक्सीजन होती है उसका परिवहन जो होता है वो प्लाज्मा में होता है। कहाँ पे होता है? प्लाज्मा के अंदर। तो ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं सवाल। 97% जो होता है ऑक्सीजन जो होती है वो किससे जाती है? तो 97 तो जाती है, प्रतिशत जो जाती है वो किसके द्वारा जाती है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, 3% जो उसका परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा में घुली हुई होती है। हीमोग्लोबिन का एक संयुक्त प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो हिम का मतलब होता है आयरन, यानी लोहा। इसलिए कहते हैं कि लोहे की आयरन की अगर कमी हो जाए तो आरबीसी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो सीधी सी बात है, देख लो, ठीक है, इसमें आयरन मिलता है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, जैसे मैं क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम मिल रहा था, यहाँ पे मैंने उस समय भी बताया था कि अपने हीमोग्लोबिन के अंदर क्या मिलता है? आयरन मिलता है। ठीक है, Fe+2, Fe+2। ठीक है, ये हीम, इसलिए इसका नाम ही हीम है, हीम का मतलब होता है आयरन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन है जिसके सेंटर के अंदर लोहा तत्व या आयरन मिलता है। ठीक है, और आयरन जो होता है ये क्या करता है इसमें, और ग्लोबुलिन से निर्मित होता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन है, उस प्रोटीन के बीच में क्या मिलता है? लोह तत्व मिलता है। हीमोग्लोबिन अम्ल क्षार दोनों के समान कार्य करता है। क्या करता है? ये दोनों की तरह कार्य करता है, ऑक्सीजन लेता भी है और CO2 को भी ले रहा है। एक अणु जो होता है हीमोग्लोबिन का वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को क्या करता है? अपने पास में सहयोग कर सकता है, यानी 4 अणु जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं? इससे जुड़ सकते हैं। हीमोग्लोबिन एक बार में, एक हीमोग्लोबिन 4 जनों ऑक्सीजन के अणुओं को क्या कर सकता है? अपने ऊपर बिठा सकता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है को श्वसनीय वर्णक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? श्वसन का वर्णक कहा जाता है, क्योंकि यही जो होता है वो ऑक्सीजन और CO2 में लेता है। CO2 को भी बाइंड करता है, लेकिन CO2 को बाइंड जो होता है वो थोड़ी कम मात्रा में करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है। अच्छा, अब आपको अगर पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे ज्यादा परिवहन जो होता है वो कौन करता है? क्या हीमोग्लोबिन करता है? तो नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो परिवहन होता है वो 60 से 65% जो CO2 का परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अपने अंदर, शरीर के अंदर CO2 का परिवहन जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन करता है? क्या हीमोग्लोबिन करता है? ठीक है, तो नहीं। किस रूप में होता है सबसे ज्यादा परिवहन? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में कितना होता है? 60 से 65% होता है। केवल 20 से 25% परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन करता है, CO2 का। CO2 का 20 से 25% जो होता है वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। और 5 से 7% कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 चीजें याद रखनी है। पहला जो होता है वो CO2 जो होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, बाई कार्बोनेट के रूप में वो होता है, वो कितने होता है? ठीक है, 60 से 65%। उसके बाद में अगर देखें CO2 का दूसरा जो परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। वो होता है केवल और 20 से 25% होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है 5 से 7% जो होता है वो होता है किसके द्वारा? प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट में 60 से 65, हीमोग्लोबिन द्वारा 20 से 25 और प्लाज्मा द्वारा 5 से 7। लेकिन इसके अंदर जो है 97% जो होता है वो किसके द्वारा होता है? 97 हीमोग्लोबिन द्वारा, 3% जो है वो किसके द्वारा है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, तो परिवहन जो है वो चौथा भाग जो है वो ये है। ठीक है, अब जैसे अपन देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसा है। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लो ये अपना जैसे उत्तक है,
ये आपकी एल्वोलाई है, वायु कूपिका है। जब अपन बाहर से जब क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, एयर या वायु, वायु के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, O2 की सांद्रता ज्यादा है। ठीक है, O2 की सांद्रता यहाँ पे क्या होगी, कुपिकाओं के अंदर जब अपन ऑक्सीजन ले, हमने हवा लेते हैं पहले बात, तो ऑक्सीजन अपन सिलेक्ट करके नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन की जो होती है वायुमंडल के अंदर 21% होती है। ठीक है, तो 21% जो है वो यहाँ पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आएगी, अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की होती है, जिसको बोलेंगे ये रुधिर वाहिनी है, रुधिर वाहिनी में O2 की सांद्रता कैसी होती है, कम होती है, O2 की सांद्रता कम है। तो वही डिफ्यूजन या विसरण, विसरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गैस के अणु मूव करते हैं, इसको डिफ्यूजन भी बोला जाता है। डिफ्यूजन सांद्रता को बोला जाता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और इधर कैसी है, लो है, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन जो होगी वो कहाँ चली जाएगी, तो ऑक्सीजन यहाँ से इसमें आ जाती है, ऑक्सीजन जो होगी वो कहाँ से आ जाती है, यहाँ से इसमें आ जाती है, ये O2 आ गई इसके अंदर। अब O2 जो होती है वो हृदय, बीच में हृदय आता है, जिसको अपन डबल सर्कुलेशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में कौन आता है, हृदय आता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बाहर चली जाती है और ये यहाँ से कहाँ चली जाती है, सीधी उत्तकों या रुधिर वाहिनियों के अंदर, ये रुधिर वाहिनी है, रुधिर वाहिनी। ठीक है, या रुधिर नलिका, इस रुधिर नलिकाओं के अंदर आगे। अब जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे O2 की सांद्रता अधिक है, कैसी है, अधिक है। ठीक है, इसके अंदर O2 की सांद्रता, उत्तक के अंदर अगर O2 की सांद्रता कम है, इधर कैसी है, कम है, और इधर कैसी है, अधिक है, तो वही अधिक से ये कहाँ चली जाएगी, अंदर की तरफ, तो ये ऑक्सीजन अंदर आ गई। ठीक है, अंदर अपने पास में क्या बैठा हुआ होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, एक तो बनाता है CO2 प्लस क्या बनता है, वाटर। ठीक है, और क्या निकलती है, ATP बनती है, क्या बनती है, ATP बनती है। जब धीरे धीरे और ऑक्सीजन आती रहेगी तो CO2 का अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे बढ़ जाता है, CO2 का अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन की सांद्रता, ठीक है, तो यहाँ पे CO2 की सांद्रता अधिक है, लेकिन इसके अंदर देखें तो CO2 की सांद्रता कैसी है, कम है, CO2 की सांद्रता कम है। तो वही अब CO2 जो होगी वो इसमें आ जाएगी, तो यहां से ये CO2 इसके अंदर आ गई। ठीक है, ये CO2, अब CO2 की सांद्रता इस ब्लड वेसल में ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहां पे CO2 की सांद्रता, यहां देखेंगे तो CO2 की सांद्रता अधिक है, इसके अंदर अगर देखेंगे तो CO2 की सांद्रता कैसी है, कम है, CO2 की सांद्रता कम है। ठीक है, तो वही यहां से ये CO2 यहां आएगी और यहां से इसको क्या छोड़ देते हैं, बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला एयर लेते हैं, एयर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, CO ऑक्सीजन की है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज्यादा है, या इसके अंदर कम है तो ये इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये लेके गई, यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा है, अंदर इस उत्तक के अंदर कैसी है, कम है, तो ये हाई से लो के अंदर चली जाएगी, उच्च से निम्न की ओर चली जाती है। वही ग्लूकोज बैठा हुआ है, ग्लूकोज को क्या करेगी, ये तोड़ेगी। ठीक है, और ये प्रोसेस जो होता है कोशिका द्रव वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, और क्या बनती है, CO2 बनती है, H2O बनता है, और क्या बनती है, ATP बनती है, ये ATP बनी। ठीक है,
फिर CO2 जैसे जैसे और टूटता जाएगा तो CO2 की कंसंट्रेशन कैसी होती जाएगी, हाई होती जाएगी, यानी सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो CO2 की सांद्रता, ठीक है, इसके अंदर तो होती है, रुधिर के अंदर तो होती है कम, लेकिन इसके अंदर देखें तो CO2 की सांद्रता कैसी होती है, अधिक। तो वही अधिक से कैसे हो जाएगी, कम की तरफ, यानी रुधिर वाहिनियों के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये जो श्वसन जो था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है इस वाले भाग को बोलते हैं अपन बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, ये बाह्य श्वसन का भाग, ठीक है। दूसरा, यहां पे जो श्वसन हुआ वो ऊतकों और रुधिर के बीच में हुआ, इस वाले को बोला जाता है क्या, आंतरिक श्वसन। और कोशिका के अंदर ये प्रोसेस जो हुआ है इसको बोला जाता है कोशिकीय श्वसन। ठीक है, और ये जो लाने और ले जाने का काम ये और ये कर रहा है इसको बोला जाता है परिवहन। ठीक है, जो अपने ऊपर पड़े, पहला, सेकेंड, थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है, तो ये जो है वो पहला जो है वो बाय जो इन दोनों के बीच में हुआ, ठीक है, वायु कुपिका इनके बीच में, फिर ऊतकों और रुधिर के बीच में हुआ। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, CO2 जो है वो कोशिका के अंदर ये जो प्रोसेस हुआ इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, और ये जो लेके जा रहे हैं ऑक्सीजन और CO2 लेके जा रहे हैं ये किस में आ जाएंगे, अपने परिवहन के अंदर आते हैं। तो ये चार प्रकार के, चार चरणों के अंदर ये श्वसन कंप्लीट होता है। पहले बाह्य श्वसन हुआ, आंतरिक श्वसन हुआ, साथ साथ में परिवहन भी चल रहा है, और यहाँ पे जो हो रहा है वो कोशिकीय श्वसन होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिकीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन किसमें होता है, कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा, विसरण विधि द्वारा होता है। ठीक है, और ये जो होता है बाह्य श्वसन इनके बीच में, और किस तरह से जा रहे हैं सांद्रता के हिसाब से ये चलते रहते हैं। नेक्स्ट जो है मानव श्वसन तंत्र के अलग अलग भाग है। सबसे पहला होता है नासा। नासा द्वार जो होती है वो आगे चल के खुलती है नासा द्वार के अंदर। ठीक है, तो नासा द्वार के अंदर खुलती है नासा छिद्र, इनको बोला जाता है नॉस्ट्रिल। ठीक है, ये खुलते हैं नासा द्वार के अंदर। नासा द्वार जो होता है वो खुलता है ग्रसनी में, ग्रसनी से जाता है ये कंठ में, कंठ से जाता है ये श्वास नली, श्वास नली से जाता है ये श्वसनी। ठीक है, श्वसनी से जाता है श्वसनिका, श्वसनिका से जाता है वायु कुपिका, वायु कुपिका। और गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो क्या होता है, वायु कुपिका के अंदर होता है। ठीक है, तो ये भाग होते हैं, ये श्वास नली के इसके भाग होते हैं। नासा छिद्र, ठीक है, नासा द्वार, ग्रसनी। ठीक है, फिर इसको अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी है, प्राथमिक, ठीक है, फिर होती है द्वितीय और फिर होती है तृतीय। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय वो होती है श्वसनिका के प्रकार। ठीक है, सबसे छोटी श्वसनिका, और वो किसमें खुलती है, वायु कुपिका के अंदर खुलती है। मेनली ग्रसनी है, श्वास नली है, फेफड़े हैं, डायफ्राम है और वायु कुपिका है। सबसे पहला होता है नोज। नोज श्वसन की प्रक्रिया में नासा से आरंभ होता है, यानी नोज से आरंभ होता है। नासा के पृष्ठ भाग पे एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं जिनको नासा छिद्र या नॉस्ट्रिल कहा जाता है, या नॉस्ट्रिल कहा जाता है। नासा छिद्र ये जो दो खुल रहे हैं अपने, ये क्या है, नासा छिद्र। दोनों नासा छिद्र के मध्य हाइलिन उपास्थि पाई जाती है। आप देखोगे कि पतली सी है जिसको अपन मोड़ सकते हैं। उपास्थि का मतलब कानों के अंदर भी है। ठीक है, जो आसानी से क्या हो सकती है, मुड़ सकती है, वो उपास्थि होती है। ठीक है, ये हार्ड नहीं होती है। नासा छिद्रों में सीबीसीएस ग्रंथि पाई जाती है और रोम पाए जाते हैं। ठीक है, नासा छिद्रों के अंदर क्या सीबीसीएस ग्लैंड होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसमें रोम होते हैं, और यहां से क्या निकलते हैं, म्यूकस निकलता है। रोम द्वारा वायु को छानने का कार्य किया जाता है ताकि रेत के कण प्रवेश ना कर सके।
ये जो नाक के अंदर जो रोम होते हैं या बाल होते हैं, ये क्या करते हैं, वो जो वायु को यानी फिल्टर का काम करते हैं एक तरह से, यानी कोई भी धूल के कण वगैरह जो होते हैं जो अपने नाक के अंदर से अंदर प्रवेश नहीं करे। सीबीसीएस ग्रंथि जो होती है वो म्यूकस का स्त्राव करती है। तो म्यूकस जो होता है वो नाक में से जो निकलता है सर्दियों में, ठीक है, तो वो कैसा होता है, जो चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होने के कारण ये क्या करता है, ये जो धूल के कणों जो होते हैं उनको ये चिपकाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे चार चीजें जो होती है, एक तो सबसे पहले जो होते हैं वो होता है, एक तो फिल्ट्रेशन होता है, क्या होता है इसका, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो इसके अंदर होता है वार्म, वार्म रहती है। तीसरा जो होता है वो मॉइस्चर होती है, ठीक है। चौथा जो होता है वो यहाँ पे अपन देखने जाए तो ये जर्म्स फ्री होती है, जर्म्स फ्री यानी रोगाणुओं से मुक्त होती है, से मुक्त यानी निर्जमित, रोगाणुओं से मुक्त होती है। तो जब अपन नाक से अगर श्वास लेते हैं तो ये सारी चीजें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। आप अगर नाक को अगर यहाँ पे हाथ रख के अगर श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपको लगेगा कि गर्म हवा बाहर आ रही है, ठीक है, यानी ये वार्म भी होती है। दूसरी चीज, अपन कांच के सामने ऐसे करें तो वहां पे जो भाप की भाप बन जाती है यानी मॉइस्चर है, ठीक है, क्या होती है, मॉइस्चर भी होती है। दूसरा, ये सारी चीजें होने के बाद में जो अंदर हवा जाती है बिल्कुल शुद्ध जाती है और कैसी होती है, जर्म्स फ्री यानी रोगाणु मुक्त होती है। कैसी होती है, रोगाणु मुक्त होती है। तो नाक के अंदर तीन ये सीबीसीएस ग्लैंड जो होती है वो म्यूकस का स्त्राव करती है। तो म्यूकस और इनको ये चाटने का काम करता है। म्यूकस क्या करता है, इसमें नासागुआ में नम बनाए रखती है, और ये क्या करता है, चिपचिपा होता है तो यहाँ पे धूल के कण चिपक जाते हैं। तो धूल के कणों को चिपकाने में, धूल के कणों को चिपकाने में मदद करता है, चिपकाने में, ठीक है। तो निस्पंदन होके जाती है, गर्म जाती है, मॉइस्चर नमी वाली होती है और निर्जमित होती है, ठीक है, जर्म्स फ्री होती है। तो यहां से नोज के अंदर तो अच्छा ये है कि देखो मुंह जो होता है वो सेकेंडरी रेस्पिरेटिव ऑर्गन है, यानी मुंह से भी लोग श्वास लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा जो है वो आपके सामने है कि कौन सा होता है, ठीक है। तो नाक के द्वारा जो श्वास लेंगे वो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, कि नाक के द्वारा जब वायु जाएगी बिल्कुल शुद्ध जाएगी। मुंह के द्वारा, मुंह के अंदर ना तो रोम होते हैं ना वगैरह ये म्यूकस वगैरह होते हैं, तो ये सीधी जो आवाज जो जाएगी वो कैसी जाएगी, डस्ट वाली अंदर चली जाती है। नाक के अंदर तीन अस्थियां पाई जाती है, नेजल, ठीक है, एक होती है मैक्सिला और एक होती है एंथेमॉइड। तो नाक के अंदर तीन तरह की हड्डियां मिलती है, ठीक है, एक तो होती है नेजल बोन, नजल बोन होती है ये, ठीक है, और मैक्सिला जो पीछे की तरफ अपन देखेंगे तो, और एंथेमॉइड, ये तीन तरह की हड्डियां इसके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, नोज के अंदर। तो नाक के अंदर तीन तरह की हड्डियां पाई जाती है, नेजल, मैक्सिला, एंथेमॉइड, ठीक है, ये तीन तरह की हड्डियां। तो सबसे पहले शुरुआत क्या हुई, नासा द्वार से। नासा द्वार जो होता है वो नासा छिद्र से द्वारा बाहर खुलता है, ठीक है, और ये जो नासा द्वार जो होता है या जो पृष्ठ भाग जो होता है, इनके बीच में जो छेद जो होते हैं दो, वो दोनों एक उपास्थि वलय के द्वारा, उपास्थि के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं, जिसको हाइलिन बोला जाता है, ठीक है। और इनके अंदर रोम और सीबीसीएस ग्लैंड होती है। रोम जो होते हैं वो फिल्टर का कार्य करते हैं, और सीबीसीएस ग्लैंड होती है वो म्यूकस का स्त्राव करती है, वो चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होने के कारण ये क्या करता है, धूल के कण और अनेक बैक्टीरिया को चिपकाने का कार्य करता है, ठीक है। तीसरा जो है वो मैं जो है वो इसमें तीन तरह की हड्डियां मिलती है, एक तो होती है नेजल होती है, मैक्सिला होती है और एंथेमॉइड होता है। ये तीन तरह की हड्डियां जो होती है वो नाक के अंदर पाई जाती है। फिर होता है ग्रसनी। ग्रसनी जैसे आप देखोगे ये अपने नासा द्वार है, ये अपना मुख है, जैसे ये अपना नोज है और ये अपने माउथ है। तो यहां से ये नासा द्वार है, ठीक है, ये नासा जो है वो यहाँ पे खुलता है, इसको नासा ग्रसनी भी बोला जाता है, ठीक है, और इसको बोला जाता है कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी, ठीक है। तो मेन जो भाग जो होता है ग्रसनी का ये भाग होता है, ठीक है, जिसको अपन ने पाचन में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है। ये तो ऊपर से पाथवे और नीचे वाला पाथवे दोनों क्या है, एक नहीं है। ऊपर से आप देखोगे तो भी ये या, और मुंह से देखोगे तो भी ये या, जहां पे दोनों का जंक्शन होता है वही होता है ग्रसनी, ठीक है, वो क्या होता है, यहाँ पे ग्रसनी होता है। तो ग्रसनी जो है भोजन और वायु का उभयनिष्ठ है। तो देख लो भोजन भी यहां से जा रहा है और वायु भी यहां से जा रही है, तो दोनों का उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। ग्रसनी पे यहाँ पे एक एपिग्लोटिस मिलता है। जैसे अपन नीचे जाएंगे तो यहां जैसे ग्रसनी है, ऐसे दो पाइप है,
एक तो होती है बाहर की तरफ जो होती है वो होती है श्वास नली, ये अपने ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसको बोलेंगे अपन श्वास नली, ठीक है। और यहाँ पे होती है वही ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसको बोला जाता है अपन ग्रास नली। इधर जो मिलता है एक ढक्कन मिलता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस, जिसको बोलते हैं अपन एपिग्लोटिस, ठीक है। ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, जैसे ही खाना इसके ऊपर गिरेगा तो ये इसको बंद कर देगा, यानी खाने को क्या करता है, ये श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है। यानी श्वसन मार्ग में जैसे ये जाने की कोशिश कराएगा ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इसको, तो खाना जो होगा वो सीधा किस में जाएगा, ईसोफेगस में, या खाने की जो नली है फूड पाइप के अंदर ये एंटर करता है। तो खाने को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य कौन करता है, ये पाचन में भी पढ़ा था आपने, कौन करता है, एपिग्लोटिस, जिसको घाटी ढक्कन कहा जाता है। एपिग्लोटिस ढक्कन के रूप में संरचना पाई जाती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है। कई बार भोजन गलती से श्वास नली में चला जाता है, तब डायफ्राम जो होता है वो लगातार, कई बार गलती से चला जाता है तो डायफ्राम क्या होता है, लगातार संकुचन और शीतलन होता रहता है, ठीक है, जिससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसको हिचकी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिचकी, ठीक है। जो कभी कभी कोई बोलता है याद कर रहा है कोई, ठीक है, तो वो हिचकी जो है वो किसके कारण आती है, कई बार जो खाने के कण जो होते हैं वो चले जाते हैं तो बार बार क्या होता है, डायफ्राम संकुचित होता है, तो अपने को क्या आती है, हिचकी आती है। तो हिचकी भी इसी का एक भाग है। फिर होता है कंठ, कंठ यहाँ पे ये है भाग जो है, मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं इसको कलर से। यहाँ आप देखोगे इस भाग को बोला जाता है, जो ऊपर होता है बिल्कुल ट्रैकिया श्वास नली के ऊपर होता है, इसको बोला जाता है कंठ, ठीक है। और आवाज उत्पन्न जो होती है वो यही से होती है, यानी ये ध्वनि उत्पन्न करने वाला क्या है, उत्पादक यंत्र है, यानी ध्वनि जो होती है वो कंठ से उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पे मिलते हैं उपास्थि जो होती है, वहां पे जो वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं, और वोकल कॉर्ड जो होते हैं यानी वाक रज्जु, यहाँ पे क्या मिलते हैं, वाक रज्जु, वाक रज्जु मिलते हैं। और जो वाक रज्जु जो होते हैं वो इस तरह से अपने को मिलेंगे, ये जब फेफड़ों से हवा इन वाक रज्जु में से गुजरती है तो वाक रज्जु में क्या होता है, ये वाक रज्जु होते हैं। जब फेफड़ों में से हवा इसमें से गुजरेगी तो वाक रज्जु में क्या होता है, कंपन होता है, और जब कंपन होगा तो सीधी सी बात है, कंपन होने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होगी, ध्वनि या जो आवाज जो होती है वो यहाँ पे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो वाक रज्जु के अंदर कंपन होने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फेफड़ों से जैसे ही हवा यहाँ से प्रवेश करेगी ये यहाँ से बाहर निकलेगी, और यही होता है क्या, अपने कंठ होता है, जिसको जो होता है ध्वनि उत्पादक जो होता है ऑर्गन है कंठ। जैसे ही हवा यहाँ से निकलती है ये बना हुआ होता है वाक रज्जु से, यानी वोकल कॉर्ड से, इनको बोला जाता है वोकल कॉर्ड, ठीक है। वोकल कॉर्ड में क्या होता है, कंपन होगा, और कंपन होने के कारण क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो वोकल कॉर्ड से होती है, ठीक है। और शब्द जो देते हैं वो टंग से देते हैं, ठीक है। महिलाओं का कंठ जो होता है वो छोटा होता है, ध्यान रखना, और पुरुषों का कंठ जो होता है वो बड़ा होता है। पुरुषों का कंठ में एडम एप्पल नामक विशेष संरचना पाई जाती है, जो ये वाली, इसको बोला जाता है एडम एप्पल। पुरुषों की ध्वनि में तारत्व, ठीक है, निम्न होता है। तारत्व यानी जो होता है पिच बोला जाता है इसको, तारत्व को क्या बोला जाता है, पिच बोला जाता है। पिच जो होता है वो जिसका ज्यादा होगा उसकी ध्वनि जो होती है वो तीखी होगी। पिच अगर ज्यादा है तो ध्वनि कैसी होती है, तीखी होती है, ठीक है। ध्वनि कैसे मिलेगी अपने को, तीखी मिलेगी। और पिच जो है वो अगर कम है तो कैसी होती है, भारी आवाज होती है, यानी लाउड होती है। कैसी होती है, लाउड होती है, ठीक है। तो पिच जो है वो इसकी महिलाओं के, पुरुषों में पिच जो होता है वो कम होता है, ठीक है, और इनके अंदर महिलाओं के अंदर पिच जो होता है वो हाई होता है, उच्च तारत्व होता है। और अपने अंदर कैसा होता है, अपनी आवाज जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है। और इनकी जो आवाज जो होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। तारत्व होने के कारण इनकी आवाज जो होती है उच्च तारत्व वाली ध्वनि को प्रभावशाली यानी तेज होती है। कैसी होती है, जैसे बांसुरी, ठीक है, बांसुरी की पिच जो होती है वो ज्यादा होती है। शहनाई है उसकी भी पिच ज्यादा है, लेकिन ढोल और ड्रम वगैरह है इनकी पिच क्या होती है, कम होती है। नोट, पक्षियों के अंदर ध्वनि उत्पादन जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं सिरिक्स, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरिक्स। और खरगोश के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं किकियाना। क्या बोला जाता है, किकियाना।
तो पक्षियों के अंदर जो ध्वनि उत्पादन जो अंग होता है उसको बोलते हैं अपन सिरिक्स बोला जाता है, और इसको बोला जाता है खरगोश के अंदर होता है उसको बोला जाता है किकियाना बोला जाता है। तो ये था अपने ग्रसनी, ठीक है, जिसके अंदर एपिग्लोटिस याद रखना, इसमें वाक रज्जु याद रखना, ध्वनि उत्पादक केंद्र कंठ होता है जिसको लैरिंक्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे वाक रज्जु होते हैं, जब वाक रज्जु में से हवा जब पास होती है तो वाक रज्जु कंपन करते हैं जिससे ध्वनि उत्पादन होता है, ठीक है। और पुरुषों के अंदर जो वाक रज्जु जो होते हैं कंठ जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, महिलाओं के अंदर, और पुरुषों के अंदर बड़ा होता है जिससे उनकी आवाज जैसे होती है जो अपने जैसी भारी होती है, ठीक है, और महिलाओं की कैसी होती है, पतली होती है, यानी तेज होती है। नेक्स्ट जो है वो है श्वास नली, ठीक है। अगर अपन देखने जाए तो ये श्वास नली है, और श्वास नली के ऊपर अपन देखने तो यहाँ पे एक सी शेप के क्या मिलते हैं, उपास्थि वलय मिलते हैं। सी शेप के या सी आकार के क्या मिलते हैं, उपास्थि वलय मिलते हैं इस तरह के, ठीक है। ये उपास्थि वलय पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है रिंग ऑफ कार्टिलेज। रिंग ऑफ कार्टिलेज जो होते हैं ये उपास्थि वलय होते हैं, उपास्थि वलय है, ठीक है। उपास्थि वलय जो है वो यहाँ पे ये ट्रैकिया है, श्वास नली है, ये श्वास नली है, ठीक है। उपास्थि वलय में क्या करते हैं, जब वायु नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, वायु दाब जो होता है, वायु दाब जो वायु लगाती है वायुमंडल का, वायुमंडल एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो इस पे लगेगा, ठीक है। अगर देखो सीधी सी बात है कि अपने अंदर अगर देखने जाए कि एक पाइप है और बाहर से प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर, और अगर हवा नहीं है तो वो क्या होगा, उसको पिचका देगा, क्या कर देगा, उसको पिचका देगा, ठीक है। बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो क्या हो जाएगा, वो पिचक जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जब अपन वायु को बाहर निकाल देते हैं, यानी CO2 को जब अपन बाहर छोड़ देते हैं, तब उस ट्रैकिया के अंदर वायु नहीं होती है। तो वायु नहीं होने पर बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो वो क्या हो सकते हैं, पिचक सकते हैं। तो पिचकने से बचाने के लिए इन पे एक संरचना पाई जाती है, इनको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज, सी आकार के छल्ले बोले जाते हैं, ठीक है। ये श्वास नली कोमल और नाजुक होती है। श्वास नली में हाइलिन उपास्थि से बने सी आकार के क्या होते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज बोला जाता है इनको, रिंग ऑफ कार्टिलेज बोला जाता है। ये कार्टिलेज क्या करता है, इसको पिचकने से बचाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है या श्वास नली को जब वायु नहीं होती है तो उसको पिचकने से कौन बचाता है, जब वायु नहीं होती है, जब वायु नहीं होती है, जब वायु नहीं होती है तब इसको पिचकने से कौन बचाता है ये सी आकार के जो छल्ले होते हैं वो इसको क्या करते हैं, पिचकने से बचाते हैं। श्वास नली फेफड़ों में जाके दो भागों में बढ़ जाती है। देखो यहां से जाएंगे तो ये एक फेफड़ा है, ये गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो अपने फेफड़ों के अंदर ये दो भागों के अंदर बढ़ जाती है, एक तो जाती है ये राइट में जाएगी और दूसरी जो जाती है वो लेफ्ट में जाती है, ठीक है। यानी जब ये दो भागों में बढ़ जाती है तब इसको बोला जाता है श्वसनी। क्या बोला जाता है, श्वसनी, ठीक है। तो श्वसनी का जो होती है वो इसमें याद रखना उपास्थि वलय, ठीक है। ऊपर जो होता है यहाँ पे मिलता है अपने को कंठ, और कंठ के ऊपर जो होता है वो होता है अपने ग्रसनी। कंठ के ऊपर क्या होता है, अपने ग्रसनी, ग्रसनी के नीचे, तो यानी सबसे ऊपर श्वास नली जहां से आरंभ होती है, ठीक है, वहां पे कंठ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कंठ, जिसको लैरिंक्स बोलते हैं। आवाज उत्पन्न वही से होती है। यहां से जाके जैसे ये अंदर गई, अंदर जाके ये एक शाखा में बढ़ गई, ठीक है, तो इसको बोला जाता है ये प्राथमिक है। ये कौन सी है, प्राथमिक है। प्राथमिक आगे चल के और दूसरे में बढ़ गई, इसको बोलेंगे अपन द्वितीय। द्वितीय जो जाके वो आगे जाके छोटी छोटी शाखाओं के अंदर बढ़ जाती है और ये गुब्बारे नुमा संरचनाओं के अंदर खुलती है, जिनको क्या बोला जाता है, वायु कुपिका बोला जाता है। तो ये तो होगी अपने श्वसनी जो होती है, इसको तो बोलेंगे अपन प्राथमिक, ठीक है। और ये जो होती है वो होती है द्वितीय, ठीक है। और इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, तृतीय, ठीक है। तो ये तीन तरह की है, ये क्या होती है, श्वसनी के प्रकार है, ठीक है। तीन तरह के श्वसनी, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। लास्ट में आप देखोगे ये वाली छोटी वाली, तो इनको बोलेंगे अपन श्वसनिका, 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 ठीक है। जो कौन सी बनी, ठीक है। जो रेड कलर वाली है वो सब श्वसनी है,
पिंक वाली जो है वो श्वसनिका है, और ब्राउन जो कलर बन रहा है ऑरेंज टाइप का, ठीक है, ये क्या है अपने, जिसको बोलेंगे अपन या वाला, ठीक है, या तक जो है वो क्या है, श्वसनीय, ठीक है। तो ये है श्वसनी। इस रेड वाले भाग को, ये जो पहली है इसको बोलेंगे प्राथमिक, ये फिर वहां से ये दूसरी निकले इसको भी बोलेंगे द्वितीय, इसको भी बोलेंगे द्वितीय, और यहाँ से तीसरी निकले इसको तृतीय, और जो पिंक कलर की बन रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, जो पिंक कलर की है उसको क्या बोलेंगे अपन, श्वसनिका। और जो ये जो है इसको बोला जाता है वायु कुपिका। इसको क्या बोला जाएगा, वायु कुपिका। क्या बोला जाता है, वायु कुपिका बोला जाता है। देखो श्वसन फेफड़ों में जाके दो भागों में, जिसमें प्राथमिक श्वसनी बनती, ये प्राथमिक वाली है, ये जैसे ही यहाँ से दो भाग हुए, ये अंतर घुसी, ये प्राथमिक है, ठीक है। प्राथमिक श्वसनी आगे जाके सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। प्राथमिक श्वसनी जो होती है वो आगे जाके सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकाई लस बोलते हैं। ब्रोंकाई अंत में वायु कुपिका में खुलती है, ब्रोंकाई लस है, ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन श्वसनिका। श्वसनिका अंत में जाके किसमें खुलती है, वायु कुपिका में खुलती है, ठीक है। और वायु कुपिका में क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, इंपोर्टेंट। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो वायु कुपिकाओं के अंदर होता है। वायु कुपिका में श्वसन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्योंकि मेन काम जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वायु कुपिकाओं के द्वारा हो रहा है, जो अपन ने अभी डायग्राम के अंदर देखा था। मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, फेफड़ों के अंदर अंतरा परशुपेशियां पाई जाती है, ठीक है। फेफड़ों के चारों तरफ 12 जोड़ी क्या पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है। डायफ्राम ये फेफड़ों के नीचे स्थित होता है, ये मांसपेशियों का बना हुआ होता है, ठीक है। तो फेफड़ों के नीचे जो होते हैं, ठीक है, जो लंग्स होता है थोड़ा सा इसमें देखें तो ये थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट आता है इसलिए, हृदय यहाँ पे आता है इसलिए। तो देखो यहाँ पे जो होती है बाहर की तरफ से, यहाँ पे क्या निकलती है, पसलियां निकलती है। ये कितनी होती है, टोटल 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी। ये 12 जोड़ी होती है पसलियां, ये भी यहाँ पे काम करती है। जब श्वसन में अपन श्वास लेते हैं तो इनकी भी भूमिका होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आप श्वास नली के आपको समझाया है। तो पहले याद रखना, श्वसनी, श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिका, श्वसनिका से वायु कुपिका, ठीक है। श्वसनी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। और गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, वायु कुपिकाओं के अंदर होता है। अब अंतःश्वसन और बहिःश्वसन में क्या अंतर है, श्वसन के प्रकार, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन के अंदर क्या फर्क है। अंतःश्वसन वो होता है अंतःपार्श्वपेशिया या डायफ्राम के संकुचन से होता है, यानी श्वास को अंदर लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, ठीक है। और बहिःश्वसन में क्या होता है, CO2 को बाहर छोड़ना, ठीक है। ऑक्सीजन को अंदर लेना वो क्या कहलाता है, अंतःश्वसन कहलाता है, ठीक है। अगर अपन देखें वक्ष गुहा बाहर की तरफ गति करती है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, वक्ष गुहा में दाब घटता है, वक्ष गुहा में दाब सांद्रता बढ़ती है, सांद्रता घटती है, ठीक है। विसरण के द्वारा कारण गैसों का शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं, डायफ्राम जो होता है वो छपटा हो जाता है। अब इसको अपन थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। सपोज मान लो ये अपने लंग्स है, इस तरह के होते हैं, ठीक है। ये लंग्स इस तरह के होते हैं, बाहर पसलियां होती है वो, ठीक है। बाहर जैसे देखे तो इस तरह की ये पसलियां होती जो पीछे की तरफ अपने वर्टिबल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी होती है वहां तक जाते हैं। ये होता है नीचे जो है दूसरे से कलर से बनाए, ये डायफ्राम है, इसको क्या बोला जाएगा, डायफ्राम
बोला जाता है। ठीक है, डायफ्राम। अब डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है, देखना ध्यान से। डायफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है, तो मूव करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाता है। कैसा हो जाता है, चपटा हो जाएगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा, ये हो गया चपटा। ठीक है, अब जैसे चपटा होगा तो इसका आयतन क्या होगा, पहले ये था ऊपर, अब ये नीचे की तरफ, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरी चीज इसका भी आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वक्ष गुहा का, वक्ष गुहा मतलब ये वाली सेस्ट जो कैविटी है वो, ठीक है। दूसरा होता है लंग्स जो है, उसका भी आयतन क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, वक्ष गुहा बाहर की तरफ गति करती है, यानी सेस्ट जो होता है वो बाहर की तरफ आता है। ठीक है, और वक्ष गुहा का दाब जो होता है घटता है। अब इसके अंदर वायु नहीं है, वायु नहीं है, वायु नहीं है, तो वायु नहीं है तो यहाँ पे वायु दाब कैसा होगा, दाब वो होगा, वो कैसा होगा, कम होता है। कैसा होता है, कम। ठीक है, यहाँ पे दाब कैसा है, अभी कम है, दाब कैसा है, कम है, क्योंकि वायु नहीं है। ये एरिया इसका बढ़ गया, एरिया इसका क्या हो गया, बढ़ गया, दाब नहीं है। ठीक है, तो दाब नहीं है तो वही बाहर का दाब, वायुमंडल के बाहर का दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अंदर अपने क्या होगा, शेस्ट जो हो गया वो फूल गया है, शेस्ट कैविटी जो होती है वो भी बड़ी हो गई है, लंग्स के आयतन जो है वो भी बढ़ गया है। उसके बाद में वायु अंदर नहीं है तो वायु का दाब जो है वो कम है, वायु का दाब क्या है, कम है। बाहर कैसा है, ज्यादा है, तो वायु ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, विसरण विधि द्वारा हाई कंसंट्रेशन से उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगी और अपने नाक से होती हुई, ठीक है, ये कहां पे पहुंच जाती है, लंग्स के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोला जाता है, अंतःश्वसन कहा जाता है। तो पहले डायफ्राम नीचे की तरफ गति करेगा, डायफ्राम नीचे की तरफ गति करेगा, संकुचन होगा इसका। ठीक है, फिर क्या होगा, जो वक्ष गुहा का तरफ जो होता है उसका आयतन जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वक्ष गुहा बाहर की तरफ, यानी ये जो शेस्ट है जो बाहर की तरफ गति करेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब श्वास लेते हैं तो ये शेस्ट जो होता है वो बाहर की तरफ करता है, पेट जो होता है वो अंदर की तरफ गति करता है। ठीक है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ा लेकिन वायु नहीं है, तो वायु नहीं है तो वायु दाब कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। और वायु का दाब बाहर कैसा है, ज्यादा है, तो विसरण की विधि द्वारा बाहर की वायु अंदर की तरफ क्या करेगी, प्रवेश करेगी। ठीक है, तो विसरण के द्वारा, ये थोड़ा कट गया है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, विसरण द्वारा बाहर की वायु अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, डायफ्राम कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है। डायफ्राम कैसा हो गया, चपटा हो गया। अब दूसरी कंडीशन, इसको तो बोला जाता है अंतःश्वसन। दूसरी अगर देखें, अब डायफ्राम जो था वो अपने कैसा था, ऐसा था। ठीक है, डायफ्राम जो था वो इस तरह से था, ये डायफ्राम ही है। अब डायफ्राम मूव करेगा कहां पे, ऊपर की तरफ। कैसे करेगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ करेगा तब इसका आकार जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा, यानी गुम्मदाकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुम्मदाकार हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये जो है वो गुम्मदाकार हो गया। अब जैसे ही ये क्या होगा, गुम्मदाकार हो गया, तो सीधी सी बात है, वही सबसे में अंतरपेशियों डायफ्राम जो होता है वो शिथिलन में आ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन अंदर की तरफ गति करती है, वक्ष गुहा जो होती है वो अंदर की तरफ गति करती है। ठीक है, ये जो बाहर तो पहले बड़ा था, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वापस कम हो जाएगा वक्ष गुहा। अब इसके अंदर वायु है, वायु है, इसमें वायु नहीं थी, इसमें वायु है। ठीक है, अब वायु तो है, तो वायु है तो इसमें सीधी सी बात है। अब देखो, पहले जो आयतन जो था वो इतना बड़ा था, अब जो हो गया वो ऊपर चला गया, तो अब आयतन क्या हो गया, कम। तो आयतन क्या हो जाता है, कम। अब वक्ष गुहा में दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। जब आयतन कम हुआ तो वायु है अंदर, तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वायु में सांद्रता, सांद्रता किसकी है, वायु की, यानी वही CO2 की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक है, और अंदर बाहर जो है वो कैसी है, कम है, बाहर कैसी है, कम है। तो सीधी सी बात है, वायु जो होगी वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, यानी फेफड़ों से वायु जो होगी वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो विसरण के द्वारा गैसों जो होती है वो अंदर से शरीर के बाहर उत्सर्जित हो जाती है। ठीक है, तो शरीर से बाहर हो जाती है। तो सीधी सी बात, दोनों के अंदर यही फर्क है। पहले क्या होगा, डायफ्राम जो था वो इस तरह से था, डोम शेप में होता है। ठीक है, तो डोम शेप में होने के कारण पहले चपटा हो गया, चपटा होने के कारण उसका आयतन बढ़ गया, लेकिन वायु नहीं है। तो शेस्ट कैविटी बाहर की तरफ मूवमेंट करती है, वक्ष गुहा जो होती है बाहर की तरफ मूवमेंट करती है, लेकिन दाब क्या होता है, अंदर कम होता है, बाहर का दाब ज्यादा है। ठीक है, तो बाहर का दाब ज्यादा होगा, अंदर का दाब कम है, तो सीधी सी बात है कि वायु जो होती है अधिक दाब से कम दाब की, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेगी, गति करेगी, विसरण के द्वारा अंदर चली जाएगी। ठीक है,
और बहिश्वसन में क्या होता है कि डायफ्राम जो है वापस कैसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ऊपर की तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया कम है, वायु अंदर है, ठीक है, वक्ष गुहा जो आयतन जो होगा वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और लेकिन वायु दाब जो होता है वो क्या होता है, इसमें ज्यादा होता है, तो वही अधिक दाब से कम दाब की और वायु बाहर आ जाएगी, ठीक है, विसरण के द्वारा। तो ये होता है अंत श्वसन एंड बहिश्वसन। नेक्स्ट जो है वो है श्वसन के दो प्रकार है। अगर अपन देखें वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, ठीक है। अपन पढ़ चुके ये वायु की उपस्थिति में जो ऑक्सीश्वसन है या एरोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है, इसको दूसरा क्या बोलेंगे अपन, एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको क्या बोलेंगे, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। अनऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में संपन्न होता है। वायु में इसका अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, CO2 होता है, वाटर होता है, एटीपी का निर्माण होता है। कितनी एटीपी बनती है, 38 एटीपी बनती है। वायवीय श्वसन के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। ये अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या होता है, उसके अंदर ये नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे कहाँ पे संपन्न होती है, कोशिका द्रव में, जो अपन पहले पढ़ चुके पाठों के अंदर, ठीक है। अवायवीय श्वसन जो होता है उसमें ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है, याद रखना, एक तो एथेनॉल बनता है, दूसरा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड, जो मैंने आपको बताया था मांसपेशियों के अंदर, ठीक है। CO2 एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें एटीपी कितने बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 एटीपी, ठीक है, ये 2 एटीपी इसके अंदर बनते हैं। ये जो होता है वो ऑक्सीश्वसन है, और एक कैसा है, अनऑक्सीश्वसन है, एरोबिक और एनएरोबिक रस्म है, ठीक है। तो इसको अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर होता है, जो सुविकसित होते हैं उनके अंदर है, ये जीवाणुओं के अंदर, ईस्ट के अंदर, इनके अंदर ये होता है, ठीक है। इसके अंदर जो अंतिम प्रोडक्ट जो होता है वो CO2 जल और एटीपी है। इनके अंदर जो अंतिम प्रोडक्ट है वो एथेनॉल हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है, CO2 हो सकती है और जल हो सकता है, ठीक है। और एटीपी भी बनती है, इसमें 38 एटीपी बनती है, इसमें कितनी बनती है, 2 एटीपी बनती है, ठीक है। फिर अवायवीय श्वसन के कुछ उदाहरण है, जैसे सपोज मान लो एक व्यक्ति अधिक मात्रा में शारीरिक कार्य करता है, मतलब दौड़ रहा है या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, पेशियां उत्तकों में अवायवीय श्वसन हो जाता है। जैसे मैं बार बार अगर हाथ को अगर घुमा रहा हूं, ठीक है, तो मैं कुछ परिश्रम कर रहा हूं, तो परिश्रम करने से क्या होगा, तो मेरे यहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो कम की वजह से, ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, एक लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, ध्यान रखना। और इससे क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होती है, थकान उत्पन्न होती है। क्या होती है, थकान उत्पन्न होती है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होती है, थकान होती है। दूसरा, एथेनॉल के निर्माण में अवायवीय, जैसे बियर के निर्माण में, एथेनॉल के निर्माण में जाइमेज एंजाइम, ठीक है, का उपयोग किया जाता है ईस्ट से, ठीक है। तो यहां से क्या बनता है, इसके अंदर किण्वन विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा एथेनॉल का निर्माण होता है। गोबर गैस के निर्माण में भी यही आता है, अवायवीय श्वसन होता है, जिससे गोबर गैस बनती है। ब्रेड के निर्माण में सैकरोमाइसिन सेरेवेसिस, ये क्या होती है, फंगी है, ठीक है। इसका उपयोग में लिया जाता है फंगी को या कवक को। कुछ जीवाणुओं के अंदर अवायवीय श्वसन होता है, जैसे विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु जो होते हैं, जो विनाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, ठीक है, तो उनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है, अवायवीय श्वसन। नोट, मानव के श्वसन प्रक्रिया में नियमन पॉन्स करता है, ध्यान रखना। पॉन्स किसका भाग है, मस्तिष्क का। किसका भाग है, मस्तिष्क का। वो भी कौन सा मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का भाग है कौन, पॉन्स, ठीक है। पॉन्स जो होता है वो इसको कंट्रोल करता है, या इसको बोलते हैं न्यूमेटिक केंद्र होता है, ठीक है। तो श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल कौन करता है, तो पॉन्स करता है। कौन करता है, पॉन्स। केचुआ, जौक, मेंढक में श्वसन त्वचा द्वारा होता है, ठीक है। केचुआ, मेजॉक, मेंढक, और इनमें किसके द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा। कीटों में आपको बता दिया श्वसन नलिकाएं होती है। जलीय जीवों के अंदर क्लोम या गलफड़े गिल्स द्वारा होता है। मानव के अंदर किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है।
श्वसन को कंट्रोल कौन करता है? इम्पोर्टेंट। कौन करता है? पॉन्ड्स। ठीक है, पॉन्ड्स कैसे याद रखना आपको कि पॉन्ड जो है, पॉन्ड्स का आता है पाउडर, पाउडर से लेते हैं अपन खुशबू, खुशबू कहां से लेते हैं? नाक से, नाक से दूसरा क्या करता है? रेस्पिरेशन। तो पॉन्ड्स कंट्रोल किसको करता है? रेस्पिरेशन को, यानी श्वसन को कंट्रोल करता है। फिर है श्वसन संबंधी कुछ विकार है, जैसे अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? एक एलर्जी रोग है। ठीक है, अस्थमा कुछ बीमारियां होती है जिसके के बारे में, अस्थमा जो इसमें एलर्जी रोग होता है, जिसमें एस्पर्जी नामक एक कवक होती है जिसके संक्रमण के कारण ये होता है। इस रोग में क्या होता है? ब्रोंकाई के अंदर, जो ब्रोंकाई अपन ने पढ़ी, जिसको बोलेंगे अपन श्वसनी, श्वसनी के अंदर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है? सूजन, सूजन आ जाती है। इसमें व्यक्ति को श्वास में परेशानी होती है, श्वास लेने में क्या होती है? कठिनाइयां होती है, परेशानी होती है। ठीक है, दूसरा होता है ब्लैक लंग्स। ये रोग कोयले से होता है, इसमें व्यक्ति फेफड़े के अंदर काले रंग हो जाता है और शरीर का रंग नीला पड़ जाता है। ये रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? श्वसन संबंधी रोग है। फिर है एम्फाइसिया, एम्फाइसीमिया। एम्फाइसीमिया जो है ये क्रोनिकल डिजीज है। देखो दो तरह की होती है, एक तो होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिकल। क्रोनिकल का मतलब होता है जो लंबे समय तक रहती है, लंबे समय अगर कोई बीमारी रहती है तो उसको बोला जाता है क्रोनिक। और कुछ समय के लिए, जैसे सर्दी जुकाम हो गया तो 5-6 दिन के अंदर या 4-5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर टीबी होगी तो वो लंबी से चलेगी, बीपी होगी, ब्लड प्रेशर हो गया तो वो ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो ये क्रोनिकल डिजीज जो लंबे समय चलती है, तो ये एम्फाइसिया जो एम्फाइसीमा जो है वो क्या है? एक बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है। ये किससे होता है? रोग धूम्रपान के सेवन से, तो सिगरेट विगरेट पीने से। ठीक है, वायु कुपिकाओं के अंदर सती हो जाती है। जो कुपिका होती है जहां पे गैसों का आदान प्रदान होता है, वही क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, सीधी सी बात है। तो वो श्वसन में क्या होगी? परेशानी होगी। रोग में श्वसन की सतह क्या हो जाती है? कम हो जाती है, सीधी सी बात है। जो एल्वोलाई जो है वो कम काम करेगी, तो श्वास जो होगी वो ऑक्सीजन की जो जाएगी वो कमी जाएगी। क्या जाएगी? कम जाएगी। नेक्स्ट जो है सिलिकोसिस। ठीक है, कई बार चर्चा में भी आता है अखबारों के अंदर, जहां पे ये धूल, जो मिट्टी, जो सीमेंट की फैक्ट्रियां वगैरह होती है, वहां पे सिलिका धूल से रोग होता है, जिसमें ब्रोंकाई के अंदर क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। ठीक है, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये जब हीमोग्लोबिन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जब नाइट्रोजन, नाइट्रेट की मात्रा, NO3 की मात्रा अगर ज्यादा होगी, ठीक है, तो जिससे नीला पड़ जाता है शरीर। कैसा पड़ जाता है? नीला। इसलिए इसको ब्लू, जो पहले आया था अभी, ठीक है, ब्लैक जो होता है वो। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? ये किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण ये अधिक मात्रा में हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध रक्त जो होता है वो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिससे शरीर कैसा दिखता है? नीले रंग का दिखता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर ये जो था श्वसन के बारे में, जिसके बारे में अपन ने आज देखा। ठीक है, जिसमें शरीर में सतह से होता है, फेफड़ों से होता है, गिल से होता है, ट्रेकिया से होता है। ट्रेकिया से होता है वो कीटों के अंदर होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये श्वसन के अलग अलग जो होते हैं भाग होते हैं। श्वसन तंत्र के संवाद जो होता है वो केवल एक का भाग है। 12 से 16 जो होता है वो क्या होता है? प्रति मिनट अपन सामान्य श्वसन लेते हैं। ठीक है, और कठिनाई जब करते हैं तब कितना होता है? 25 से होता है, और जब सोते हैं तब कितना होता है? 10-12। फिर श्वसन जो होता है ऑक्सीकरण है, जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रम है, जिसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो टूटता है और CO2 बनती है, जल बनता है, ATP बनती है, और ATP जो होती है वो ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। ठीक है, श्वसन जो होता है वो 4 पदों के अंदर संपन्न होता है, जिसमें बाह्य श्वसन है, आंतरिक श्वसन है, और कोशिकीय श्वसन और परिवहन होता है। ठीक है, परिवहन ये आपको बताया, जो 97% जो होता है वो हीमोग्लोबिन से होता है, ऑक्सीजन का, और 3% जो होता है वो किससे होता है? प्लाज्मा से होता है। लेकिन इसका उल्टा 60 से 65% जो होता है बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, CO2 का। हीमोग्लोबिन से होता है 5 से 7% होता है। ठीक है, सॉरी 20 से 25%, और 5 से 7% जो होता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। फिर ये आपको ये डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश की है। फिर भाग अपन ने देखे, अलग अलग भाग देखे। ठीक है, वोकल कोड के बारे में, वाक रज्जु जो है वो यहाँ पे होता है, जो ध्वनि उत्पादन होता है। ठीक है, पक्षियों के अंदर सिरिक्स होता है, और किकियाना जो होता है वो खरगोश के अंदर होता है। श्वसन प्राथमिक जो होता है सी आकार के छल्ले जो पिचकने से बचाते हैं। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो वायु कुपिका के अंदर होता है। ठीक है, श्वसन को अंत श्वसन बहिः श्वसन में हेल्प करता है वो डायफ्राम। ठीक है, और ये पसलियां जो होती है वो आयतन बढ़ाने में, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाने में और कम करने में
दूसरा, इन पसलियों के बीच में, ये पसलियां जो होती है इनके बीच में पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेशियां। पेशियां होती है, इनको बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल, जो क्या करती है? पेशियों को चौड़ा करने में, इसमें जो पसलियां जो है उनको चौड़ा करने में मदद करती है, पसलियों को चौड़ा करने में, इंटरकॉस्टल मसल्स। तो पसलियों के बीच में जो मसल्स मिलती है उसको क्या बोला जाता है? इंटरकॉस्टल मसल्स बोला जाता है। फिर अंतःश्वसन बहिःश्वसन, डायफ्राम के कारण, ठीक है। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। अवायवीय श्वसन जो होता है वो, जैसे कुछ उदाहरण दे रखे, एथेनॉल का निर्माण में, ब्रेड के निर्माण में, गोबर गैस के निर्माण में, जीवाणुओं के अंदर, ठीक है, अपने अंदर लैक्टिक एसिड जो बनता है, ठीक है। और इसको नियंत्रण कौन करता है? पॉन्ड्स करता है। याद करने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? पॉन्ड्स जो होता है, पाउडर आता है, पाउडर से ली जाती है खुशबू, और खुशबू लेते हैं नाक से, और नाक से रहता है रेस्पिरेशन, और इसी से पॉन्ड्स करता है इसको कंट्रोल। फिर ये कुछ रोग थे, अस्थमा था, ब्लैक डिजीज जो है वही ब्लू बेबी सिंड्रोम से, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।